स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत ही भयावह प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, और जब ये क्रैश हुआ इसके बाद से ही आप में से काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आए कि इस पर एक वीडियो बनाइए, विस्तार से एक वीडियो बताइए। पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो आने में डिले हुआ, क्योंकि मैं पर्सनली ये नहीं चाहता था कि आपके लिए कोई भी ऐसा न्यूज़ फॉर्मेट का कोई वीडियो लाया जाए, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा हादसा था तो इसके पहले से ही आप लोग लगातार अपडेट्स ले रहे थे। आपको पता था कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या अपडेट्स हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि एक कंबाइंड वीडियो बनाया जाए जिसमें बात उन लोगों की भी की जाए जो इस विमान के पायलट थे, पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स थे। बात उनकी भी की जाए कि आखिर उन लोगों के साथ में हुआ क्या था उस 2 मिनट के सफ़र में। महज 1 से 2 मिनट का वो सफ़र था, उसके बाद ये विमान क्रैश हो गया। साथ ही साथ में इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए कि आखिर बोइंग के ऊपर आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। क्यों ऐसे विसल ब्लोअर्स निकलते हैं बोइंग से, बोइंग में काम करने वाले, और उसके बाद सडनली एक विसल ब्लोअर की तो डेथ भी हो गई, मौत हो गई। तो इस पर भी बात की जाए। इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या बर्ड स्ट्राइक की वजह से, फ्यूल क्लॉगिंग की वजह से, किस वजह से आखिर ये जो प्लेन था ये क्रैश हुआ। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को, इन सब चीज़ों पर बात करना हम चाहते थे, और इस वजह से एक कंबाइंड वीडियो लेकर आज आपके लिए यहाँ पे हाजिर हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किन लोगों की गलतियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो जो अब होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही हुई और इन्वेस्टिगेशन अब लंबी चलेगी। बताया गया है कि करीबन 1-2 महीने की डेडलाइन दी हुई है, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप इस पे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, 12 जून 2025 का दिन था। दोपहर के करीबन 1:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान, फ्लाइट नंबर AI-171, जो एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था, अहमदाबाद से लंदन की अपनी उड़ान भरने के लिए रनवे नंबर 23 पर पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ था। प्लेन में इस समय करीबन 242 लोग थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स भी थे। और इन 230 पैसेंजर्स में 169 भारतीय थे, 53 UK के थे, 7 पोर्चुगीज़ थे और 1 कैनेडियन सिटीजन शामिल था। उस दिन AI-171 के पायलट थे 54 साल के कैप्टन सुमित सब्रवाल। सुमित सब्रवाल एक हाईली एक्सपीरियंस्ड लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन्स वो होते हैं जो बाकी जूनियर कैप्टन्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, जो उनके साथ में फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी लगातार वो फ्लाइट के दौरान में ही देते हैं। तो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, हाईली एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड। सुमित सब्रवाल के पास 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और उनकी फैमिली जो थी उसका भी बैकग्राउंड जो था वो एविएशन से ही रहा था। उनके पिता बताए जाते हैं कि DGCA में एक ऑफिशियल थे, तो पूरा फैमिली का बैकग्राउंड भी उसी से था। सुमित अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए, अपने काम नेचर के लिए जाने जाते थे। मुंबई के पवई में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और पिता का हमने जैसे कि बताया कि DGCA में ऑफिशियल थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने पिता से कहा था, 82 साल करीबन उनके पिता की उम्र थी। कुछ ही दिन पहले वो कह के गए थे अपने पिता से कि अब मैं बहुत ही जल्दी जॉब छोड़ दूंगा और आपकी अब फुल टाइम केयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, पायलट रहे हैं वो। तो अब वो अपने पिता की, अपने बुजुर्ग पिता की केयर करना चाहते थे। खैर, इस फ्लाइट में सुमित, कैप्टन सुमित के सहयोगी पायलट या फर्स्ट ऑफिसर थे 34 साल के, महज 34 ईयर्स की उनकी एज थी। नाम था क्लाइव कुंदर, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। क्लाइव कुंदर के पास 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वो भी एविएशन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी मदर जो थी, उनकी माँ जो थी, वो एयर इंडिया की ही फ्लाइट की क्रू मेंबर रही थी पहले। क्लाइव ने बॉम्बे के फ्लाइंग क्लब से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कोर्स जो है वो किया पहले। उसके बाद उनका जो रहना था वो मुंबई के कलीना एयर इंडिया कॉलोनी में होता था, लेकिन बाद में ये जो फैमिली थी वो बोरीवली शिफ्ट हो गई। इस समय जो क्लाइव के माता पिता थे वो उनकी बहन के पास, उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। क्लाइव यहाँ पे भारत में अकेले रहते थे, मुंबई में। इनके अलावा फ्लाइट AI-171 के क्रू मेंबर्स में थी 27 साल की रोशनी सोनगरे। रोशनी डोंबिवली ईस्ट, मुंबई की रहने वाली थी। एयर होस्टेस बनने का उनका बचपन से ही सपना था, और ये सपना रिसेंटली जब उन्होंने एयर इंडिया को ज्वाइन किया एज अ एयर होस्टेस, तब वो पूरा हुआ। रोशनी एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पे करीबन 54,000 फॉलोअर्स थे।
एक और एयर होस्टेस थी रोशनी के साथ में, मुंबई की पनवेल की रहने वाली 26 साल की मैथिली पाटिल। मैथिली अपने गांव की, जो वो पनवेल में भी वो जिस जगह रहती थी, वो उस जगह की अपने गांव की पहली फ़्लाइट अटेंडेंट बनी थी। और जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो बताया जाता है कि उनके गांव में लोगों ने, जो आसपास के उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन लोगों ने पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर सेलिब्रेशन किया था। मैथिली एयर इंडिया के साथ 2 साल से काम कर रही थी, 2 साल तक उनको हो चुके थे काम करते हुए। और ये अहमदाबाद से लंदन की जो फ़्लाइट थी वो उनकी 7वीं इंटरनेशनल ट्रिप थी, 7th इंटरनेशनल ट्रिप थी उनकी। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स की अब बात करें, पैसेंजर्स में एक बहुत ही नामी शख्स, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद थे, गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपाणी जी। विजय रूपाणी, जो कि इस समय पर, जब ये फ़्लाइट 12 जून को क्रैश हुई है, इस समय पर वो बीजेपी के पंजाब के इंचार्ज थे। लंदन अपनी वाइफ से और बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। हालांकि पहले उनका जो प्लान था वो जाने का 5 जून का था, लेकिन पार्टी के ही, बीजेपी के कुछ पंजाब में कामों की वजह से कुछ काम लगातार सामने आ रहे थे, उसकी वजह से प्लान उनको चेंज करना पड़ा। और उसके बाद ये फ़्लाइट टिकट हुआ था उनका 12 जून का। खैर 12 जून, अगर आप इसको देखें 1206 जिस तरह से लिखा जाता है, तो ये जो तारीख थी रूपाणी जी के जीवन में, इस फिगर का 1206 का कुछ अलग ही रोल था। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हर गाड़ी का नंबर, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, जो भी गाड़ी उन्होंने ओन की है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नंबर जो था वो 1206 ही होता था। और इत्तेफाक से कोइंसिडेंस ये था कि इसी तारीख को, 12 जून को, 1206 को ही उनकी ये फ़्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन के लिए। फ़्लाइट में विजय रूपाणी जी के अलावा कई सारे और पैसेंजर्स थे, लेकिन एक और ऐसे पैसेंजर थे जिनके बारे में आज आपको बताना ज़रूरी। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं इसमें जिनकी स्टोरीज़ आप जानते हैं। मुझे जो लगा कि एक और स्टोरी यहाँ पे आपको अलग बतानी चाहिए, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो स्टिल। तो एक और पैसेंजर जिनकी हम बात करेंगे वो थे गुजरात के सरोद से आने वाले 25 साल के, महज 25 साल की उम्र, साहिल पटेल। साहिल का इस फ्लाइट में होना किस्मत ने एक लॉटरी के ज़रिए लिखा था। अप्रैल में साहिल को ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक ईमेल आया था, और उस ईमेल में लिखा हुआ था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत एक 2 ईयर यूके वर्क वीज़ा जीता है। करीबन 3000 लोगों में से जिन्होंने यहाँ अप्लाई किया था, उसमें से साहिल को चुना गया था इस 2 साल के यूके के वर्क वीज़ा के लिए। परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, साहिल भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और साहिल की 12 जून को ही 2025 को अहमदाबाद से लंदन की ये फ़्लाइट होने वाली थी, वर्क वीज़ा पर जाने वाले थे। साहिल की तरह ऐसी ही कई और कहानियाँ भी थीं, करीब ऐसी 230 अलग अलग कहानियाँ थीं, जितने पैसेंजर्स थे उतनी कहानियाँ थीं। और ये सभी कोई अपने घर वालों से मिलके लंदन जा रहे थे, या फिर लंदन से वापस जो लोग थे विदेशी जो यहाँ पे आए हुए थे, वो कई सारे इसमें मौजूद थे। फ्लाइट रडार 24 के अकॉर्डिंग, उसके डेटा के मुताबिक, इस विमान ने, AI-171 ने, एयरपोर्ट के 11,499 फीट लंबे रनवे नंबर 23 पर टेक ऑफ के लिए उसको पूरी तरह से यूज़ किया। और ठीक दोपहर 1:39 पर AI-171 ने अहमदाबाद से उड़ान भर दी। जब इस विमान ने उड़ान भरी, उस समय तक सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन ने अपनी इनिशियल क्लाइंब जो थी वो शुरू कर दी, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही, करीबन ये 1:40 का समय रहा होगा, प्लेन जब 625 से 645 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा था, तभी उसका सिग्नल सडनली बंद हो जाता है, और विमान ने, इस फ्लाइट ने 475 फीट पर मिनट की रफ्तार से, स्पीड से नीचे गिरना शुरू कर दिया। इस बीच पायलट्स ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, ATC को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल किया जाता है इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में। ATC को बताया गया कि कुछ तो सीरियसली गलत है, लेकिन ये सिर्फ आखिरी मैसेज था जो इस फ्लाइट से भेजा गया था उन पायलट्स के द्वारा, क्योंकि इसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया उन पायलट्स के साथ में, कोई भी संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि सिग्नल जो थे ख़त्म हो चुके थे। विमान तेज़ी से नीचे गिरता हुआ एयरपोर्ट से नज़दीक, करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट से, मेघानी नगर है अहमदाबाद का, मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो थे वो रहा करते थे मेडिकल के, BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस से सीधा जाके, मेस का जो पूरा 3rd फ्लोर था उससे टकराता है और क्रैश हो जाता है। ये भारत के एविएशन हिस्ट्री के इतिहास की सबसे भयावह घटना थी, सबसे भयावह दुर्घटना थी। ये विमान क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद सिर्फ आग के गोले और काले धुएं का गुबार आसपास दिखाई दे रहा था। AI-171 पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, और इस हादसे में करीबन, जो अभी तक आंकड़ा आप सामने है,
ये बताया जा रहा है कि 280 लोगों की जान गई है, लेकिन ये आंकड़ा जो है अभी ऑफिशियल नहीं है। इसमें कई बदलाव हो सकते हैं। हम चाहेंगे, आप सभी चाहेंगे कि बदलाव ना हो, किसी और की अब इसमें इस तरह की खबर सुनने को ना मिले कि ये आंकड़ा बड़ा है। तो खैर, ये बताया जा रहा है कि करीबन 280 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई है, जिनमें पैसेंजर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं और उस हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। खैर, ये आंकड़ा जो है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस हादसे के बाद एक चमत्कार भी हुआ जिसका गवाह पूरी दुनिया बनी, पूरे देश बना। जब लोग उस समय, आसपास के लोग यहाँ पे पहुँचे, जब ये क्रैश हुआ प्लेन, साइट पर सब जगह पैसेंजर्स की बुरी तरह जली हुई डेड बॉडीज़ थी, उनको देख रहे थे, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय पर एक बुरी तरह घायल शख्स वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दिया। नाम था विश्वास कुमार रमेश। विश्वास दरअसल इसी फ्लाइट के AI-171 के एक पैसेंजर थे। अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आए हुए थे और अपने भाई के साथ में, उनके भाई का नाम था अजय कुमार रमेश, उनके साथ में अहमदाबाद से वापस लंदन जा रहे थे। विश्वास का बचना एक चमत्कार जैसा ही था, क्योंकि इस प्लेन क्रैश में वो अकेले सर्वाइवर थे, लोन सर्वाइवर। ये ऐसा केस है जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में माना जाता है। ऐसा बहुत ही ना के बराबर होता है। दुनिया भर के जितने बड़े बड़े प्लेन क्रैश हुए हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक अकेला सर्वाइवर बचा हो। विश्वास की जो सीट थी, उनकी सीट 11A इकोनॉमी क्लास की पहली रो में थी, बिजनेस केबिन के ठीक पीछे और लेफ्ट साइड के इमरजेंसी एग्जिट के एकदम करीब। विश्वास के भाई अजय प्लेन में एक दूसरी रो में बैठे हुए थे। उन दोनों की सीट जो थी वो अलग अलग थी। अथॉरिटीज़ से जब बात की विश्वास ने, बाद में उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, तो बाद में उनकी मीडिया वालों से भी सभी से बात हुई। उन्होंने बताया कि अपने भाई के बारे में उन्होंने बेसिकली पूछा कि वो कहाँ है, पर उनको भी नहीं पता, उनको कहीं मिले भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ में ही घूम रहे थे, हम साथ में ही आए थे और मैं अपने भाई के साथ दीव भी घूमने गया था, दमन एंड दीव भी गए थे। वो मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, प्लीज़ उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। उन्होंने अपने भाई के लिए मीडिया वालों से भी सभी से अपील की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विश्वास इतने भयावह प्लेन क्रैश में बचे कैसे? बचे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? इस पर उन्होंने खुद बताया था। उन्होंने कहा कि जिस साइड में मैं बैठा था वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में गिर गया, यानी कि वो जो सीट थी और वो पूरा हिस्सा था वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे गिरा। जैसे ही जहाँ तक अंदाज़ा है इम्पैक्ट हुआ होगा, वहाँ थोड़ी सी जगह थी। उन्होंने ये भी कहा, जब दरवाज़ा टूटा तो मैंने वो जगह देखी और मैं नीचे कूद गया। क्रैश साइट की जो तस्वीरें सामने आई, उससे ये बात कंफर्म भी होती है। ये बात जो उन्होंने बताई, इसको कंफर्म भी किया गया। प्लेन का दरअसल जो मिड सेक्शन था और जो टेल थी वो बुरी तरह से जल चुकी थी, जो बीच में था। लेकिन फॉरवर्ड फ्यूसलेज का जो हिस्सा था वो आग लगने से पहले ही थोड़ा टूटा था, ये सामने दिखता है, जिससे एक छोटा सा एग्जिट पाथ बन गया था। और ये वही एग्जिट पाथ था जो विश्वास के लिए ज़िंदगी का रास्ता था, वो उनके लिए ज़िंदगी का रास्ता बन गया। इस वक्त विश्वास जो हैं वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर B7 में एडमिट है। इत्तेफाक से बताया जा रहा है कि उनको जो बेड मिला है उसका भी नंबर 11 है, उनकी सीट का नंबर भी यहाँ पे इस विमान में 11A था। तो ये कई सारे इत्तेफाक हैं जो इस क्रैश के साथ में जुड़े हुए हैं। 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो गार्ड्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको गुजरात पुलिस के भी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद हैं उनकी सेफ्टी में। लेकिन ऐसा जो चमत्कार है वो खैर पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे पहले भी हमने दुनिया के जो सबसे भयावह खतरनाक प्लेन क्रैश है उनमें भी ऐसा देखा है। 1987 में एक 4 साल की बच्ची सेलिना डेट्रॉइट, नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 255 का जो क्रैश हुआ था उसमें अकेली बची थी। 4 साल की बच्ची, सभी लोग मारे जा चुके थे, वो सब अकेली बची। 2009 में 12 साल की बाहिया बकारी फ्लाइट 626 के क्रैश में अकेली बची थी, अकेली सर्वाइवर थी। और 2006 में को पायलट जिम कैंचोरी कुमार क्रैश में अकेले लोन सर्वाइवर थे। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। आपको स्क्रीन पर जो भी कोर्सेज दिख रहे हैं, स्टडी IQ के लेटेस्ट बैचेस हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपके नोन में कोई कर रहा है, उन्हें बताइए, जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर परचेज़ कर सकते हैं आप इस कोर्स को। और जो प्राइस है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live आप कोड लगाइएगा, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे। इस सफ़र में स्टडी IQ हमेशा आपके साथ खड़ा है। यकीन मानिए, हर एक शख्स यहाँ पे आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ही काम करता है।
बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। वीजे लाइव कोड लगाइए, आपका कोड है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। खैर, एयर इंडिया विमान AI 171 के क्रैश के बाद में बोइंग के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बोइंग ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया इस क्रैश के बाद में। उन्होंने कहा कि हम एयर इंडिया के साथ फ़्लाइट 171 के बारे में कॉन्टैक्ट में हैं और उन्हें अपना सपोर्ट देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो जांच का मुद्दा है और भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, US के NTSB और GE स्पेस और इसके साथ ही UK के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो डिपार्टमेंट है वो इसकी अब पूरी जांच कर रहे हैं। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एयर इंडिया के फ्लीट 787 जो ये ड्रीम लाइनर था, 787-8 और 787-9 फ्लीट पर एक्स्ट्रा सेफ्टी इंस्पेक्शन के ऑर्डर दे दिए हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है और इसमें टाइम भी लगेगा, समय लगेगा कि आखिर इस क्रैश का एग्जैक्ट कॉज क्या था, ये आखिर हुआ क्यों। पर अब हम बात करेंगे कि कुछ एनालिसिस जो सामने आई हैं, जिनके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एविएशन एक्सपर्ट जो हैं उनका कहना ये है कि एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ शायद दोनों इंजन फेल होने की वजह से हुआ है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट माना जाता है कि दोनों इंजन एक विमान के फेल हो जाएं। डबल इंजन फेलियर कभी कभी ये होता है, जैसे 2009 का एक विमान हादसा जिसे आप ब्रैकल ऑन द हडसन के नाम से भी जानते होंगे। इसमें क्या हुआ था कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से दोनों इंजन विमान के बंद हो चुके थे, लेकिन पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ में इस विमान को, प्लेन को हडसन रिवर पर सेफली लैंड कराया था। इसके अलावा ये भी सामने आ रही हैं चीज़ें, बताया जा रहा है कि क्रैश फुटेज में इंजन का साउंड नहीं दिख रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, जो डुअल इंजन फेलियर की तरफ इशारा करता है कि दोनों इंजन खराब थे, इस वजह से क्रैश साउंड उस वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा है। कई सारी फुटेजेस निकली हैं। एक और थ्योरी सामने है कि फ्यूल कंटामिनेशन या क्लॉगिंग हो सकती है, जिससे फ्यूल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और इंजन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो फ्यूल कंटामिनेशन का यहाँ पे सामने कॉज आ रहा है। इसके अलावा बर्ड स्ट्राइक की एक बड़ी पॉसिबिलिटी को उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अहमदाबाद के पास बर्ड्स का जो इशू है वो कॉमन है। मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक भी ये बताया गया है कि गुजरात में 5 साल में 462 बर्ड स्ट्राइक्स हुई हैं और ज़्यादातर अहमदाबाद के रीजन में हुई हैं। दिसंबर 2024 की एक घटना आप सभी जानते होंगे, हाल ही में बहुत ही भयावह था, वो भी प्लेन क्रैश, जेजू एयर क्रैश था। जेजू फ्लाइट 2216 का क्रैश हुआ था, 179 लोग वहाँ पे भी मारे गए थे। उसमें बर्ड स्ट्राइक को ही पॉसिबिलिटी बताया गया है फाइनली, कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से ही प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन जाके क्रैश हुआ था। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि प्लेन के विंग फ्लैप्स जो हैं वो टेक ऑफ के टाइम पर, और ये वीडियो को देखकर बोला जा रहा है, जो वीडियो सामने आया है, कि प्लेन के जो विंग फ्लैप्स हैं वो टेक ऑफ के टाइम पर सही पोजीशन में नहीं थे, जो प्लेन को लिफ्ट करने के समय जो थ्रस्ट होता है उसको गेन करने के समय प्रॉब्लम कर सकता है। खैर, ये जो पॉसिबिलिटी है ये पूरी तरह से इसको नकार देना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ तो प्लेन का जो कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम होता है वो ऐसी गलतियों के लिए अलर्ट देता रहता है। दूसरी चीज़, पायलट्स जो थे इस प्लेन के वो हाईली एक्सपीरियंस पायलट्स थे। 8400 आवर्स का, 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस मायने रखता है भाई। तो पायलट्स के ऊपर कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं उठाया जा सकता है, हाईली एक्सपीरियंस पायलट्स थे। तो ये जो फ्लैप्स का इशू बताया जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी है, वो उसके चांसेस ना के बराबर हैं, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा रनवे की लेंथ का इशू भी उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्लेन ने शायद 1900 मीटर रनवे से पूरा उसको यूज़ करके टेक ऑफ किया है, जबकि बोइंग 787 के लिए 2820 मीटर का रनवे जो है उसको चाहिए होता है। ये बहुत ही टेक्निकल है, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है, लिखा हुआ है। खैर, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय, अब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। लेकिन मेन चीज़ अब सामने आते हैं कि बोइंग के ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। बोइंग के ऊपर जो सवाल हैं दोस्तों, वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से खुद बोइंग में काम करने वाले लोग उठा रहे हैं। 30 साल करीबन बोइंग में काम कर चुके थे जॉन बर्नेट, 2017 में रिटायर हुए, लेकिन सडनली एक दिन चार्ल्सटन में एक ट्रक के अंदर उनकी बॉडी मिलती है। अब इसके बारे में क्या बताया गया आप ये सुनिए। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बोइंग के खिलाफ जॉन एक लॉ सूट में विसल ब्लोअर थे, बोइंग के खिलाफ लगातार सबूत दे रहे थे। उन्होंने 787 ड्रीम लाइनर, यही विमान जो कि यहाँ पे भी यूज़ हुआ था, उसके प्रोडक्शन में सब स्टैंडर्ड्स के पार्ट्स में और 25% ऑक्सीजन सिस्टम फेलियर्स जैसे सीरियस जो इश्यूज़ हैं वो सब उठाए थे। जॉन ने दावा किया था कि जल्दी के चक्कर में, जल्दी विमान बनाने के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी मैन्युफैक्चर करने के चक्कर में बोइंग में जो वर्कर्स हैं वो स्क्रैप बिन से सामान उठाकर, डिफेक्टिव पार्ट्स को उठाकर लगा देते हैं।
हालांकि बोइंग के सामने और जब FAA के सामने ये बात गई तो वहाँ पे बोइंग ने इससे इनकार किया, पर FAA की ही 2017 की जो रिव्यू हुई रिपोर्ट आई, उस रिव्यू रिपोर्ट के अंदर कुछ क्लेम्स को सही भी पाया गया कि ऐसा कुछ हो रहा था। 54 करीबन ऐसे पार्ट्स थे जिनको सही पाया गया जॉन के क्लेम को। खैर जब रिटायरमेंट हुआ 2017 में जॉन का, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोइंग के खिलाफ लीगल फाइट अपनी जो थी वो शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि उनके आखिरी टेन्योर में जब वो बोइंग में काम करे तभी से, क्योंकि वो आवाज़ उठाने लगे थे इन चीज़ों के लिए, तो उनका ये कहना था कि उनके आखिरी टेन्योर के दौरान कंपनी ने उनके कैरेक्टर के ऊपर कई सारी उनको दिक्कतें दी, बातें उठाई, उनके करियर को पूरी तरह से हार्म किया, और इन सब इश्यूज़ को लगातार क्योंकि वो उठा रहे थे तो उनको ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लास्ट वीक अप्रैल के ये बताया जाता है कि जॉन बोइंग के लॉयर्स के साथ में कोर्ट में उनका सेशन था, वहाँ पे वो बहस उनकी जो दलीलें थी वो रख रहे थे। उनने उस समय पर काफ़ी सारे सबूत पेश किए थे, लेकिन इसके बाद वो अगला सेशन जो था उसके लिए आए नहीं। जब नहीं आए तो उनका सर्च किया गया, और जब सर्च किया तो एक होटल की पार्किंग में एक पार्क ट्रक के अंदर उनकी बॉडी बरामद होती है, वहाँ से उनकी बॉडी मिलती है। इनके अलावा एक बहुत ही सीरियस केस है, इनके अलावा सैम सलापुर। सैम बोइंग के 17 साल तक एम्प्लॉय रहे, 17 साल तक बोइंग में काम कर चुके थे, इंजीनियर थे। उन्होंने 2021 और 22 में 787 ड्रीमलाइनर, यही विमान, उसके प्रोडक्शन में शॉर्टकट्स की शिकायत लगातार की थी। अप्रैल 2024 में उन्होंने यूएस कांग्रेस को भी बताया कि 2020 में बोइंग ने जल्दी डिलीवरी के लिए फिट अप फोर्स और वन अप असेंबली, ये जो दो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर गलत शॉर्टकट्स का यूज़ किया है बोइंग के अंदर, जिससे कि फ्यूज़ लेग गैप्स हैं उनको, उनके अंदर दिक्कत आ सकती है, उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है, क्योंकि जो फोर्स यूज़ की जा रही है इसमें इस समय इनको बनाने के लिए, वो फोर्स कई गुना ज़्यादा बोइंग यूज़ कर रहा है जितनी एक्चुअल में लगानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि स्टैंडर्ड्स के टोटली खिलाफ हैं ये सारी चीज़ें जो बोइंग अभी अपने वर्कर्स को बताते हैं किस तरह से काम करना है। और वर्कर्स के ऊपर तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, कहा कि वर्कर्स पार्ट्स के ऊपर प्लेन के टार्जन की तरह कूदते हैं, जो कि ये काम करने का तरीका नहीं है किसी विमान के ऊपर, किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, इससे गैप्स बढ़ सकते हैं। सैम ने बोइंग पर सीरियस कंसर्न्स को, जब ये आगे उन्होंने बात उठाई थी, जब वो काम भी कर रहे थे वहाँ पे, उस समय भी उठाई थी क्योंकि विसल ब्लोअर बन गए थे इसके बाद, उन्होंने कहा कि सीरियस कंसर्न्स को बोइंग ने हमेशा इग्नोर किया, उनका हैरेसमेंट किया। और इसके बाद बोइंग जो है उसने 787 में, क्योंकि वो फ्लीट में 787 की फ्लीट में ड्रीमलाइनर में काम करते थे बोइंग में, जब उन्होंने ये सब कंसर्न उठाने शुरू किए तो बोइंग ने उन्हें 787 से 777 है उसमें, उस फ्लीट के प्रोग्राम में शिफ्ट कर दिया। चुप रहने के लिए कहा गया, धमकी दी गई, ये सारी चीज़ें सैम ने भी बताई यहाँ पे। उन्होंने ये भी कहा कि बोइंग में सेफ्टी कल्चर बिल्कुल नहीं है, विसल ब्लोअर्स जो होते हैं, जो भी कोई आवाज़ अगर उठाता है कोई एम्प्लॉय, उसको अगर कुछ गलत चीज़ दिखती है तो उसको दबाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बोइंग के ऊपर जो सवाल हैं वो उठते हैं। इसके अलावा एक विसल ब्लोअर है रॉबर्ट नाम के, उन्होंने भी सेम इसी तरह के कंसर्न्स बोइंग पे उठाए थे। खैर भारत की बात करते हैं। भारत में एयर इंडिया पर भी सवाल काफ़ी सारे अब खड़े होने लगे हैं। लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा एलिगेशन कहें या इसको कहें कि सीरियस कंसर्न उठाया गया। एक यूट्यूबर, एक फॉर्मर पायलट भी रह चुके हैं, गौरव तनेजा, उन्होंने एक्स पर, ट्विटर पर अपना एक कंसर्न सीरियस डाला, जिसके बाद ये कंसर्न जो है मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया। मतलब इसको काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने भी सामने दिखाया, अच्छे प्रॉपर न्यूज़पेपर्स ने इसको पब्लिश किया। बेसिकली गौरव तनेजा का कहना है, उन्होंने जो अपने पोस्ट में लिखा, उन्होंने कहा कि मई 2020 में एयर एशिया के खिलाफ सीरियस फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स को रेज किया गया था। DGCA की इन्वेस्टिगेशन में सेफ्टी वायलेशंस जो थे वो पकड़े भी गए, और दो टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग एयर एशिया के उस समय के हेड ऑफ ऑपरेशंस कैप्टन मनीष उप्पल, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में देखा जाए तो ये चीज़ सामने भी आती है, साफ पब्लिश भी है रिपोर्ट्स में उस समय की 2020 की। लेकिन एयरलाइंस ने इसके बाद सेफ्टी इश्यूज़ को फिक्स करने के बजाय विसल ब्लोअर के ऊपर ही, जिसने इस आवाज़ को उठाया, उन्हें ही फायर कर दिया, जहाँ तक है तनेजा खुद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अब एयर एशिया, इस समय पर जब एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हुआ था, जब ये सब मर्ज हो चुकी थी, इसके बाद वही कैप्टन मनीष उप्पल एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन बना दिए जाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से एक इनडायरेक्टली मनीष उप्पल के जो रीस्टेटमेंट उनका किया गया इस पोजीशन पे सस्पेंड के बाद में, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया फ्लाइट ऑपरेशंस का एयर इंडिया के। और उसके बाद एयर इंडिया में ही इस तरह की ये चीज़ें हुई हैं। साथ में ये भी कई बार वीडियो सामने आ जाते हैं कि
फ़्लाइट में एसी काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जब से क्रैश हुआ उसके बाद तो लगातार कई सारे वीडियो को सामने आ रहे हैं कि फ़्लाइट में एसी काम नहीं करता है। जो कैबिन क्रू है, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो सामने आते नहीं हैं बात करने के लिए, बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। लोगों को, पैसेंजर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। खैर, सवाल बेसिकली यही बनता है दोस्तों कि आखिर गलती कहाँ रही, किसकी रही, और आखिरी उन पलों में क्या हुआ। और ये सब कुछ सामने आ जाएगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, क्योंकि एक ब्लैक बॉक्स जो है वो क्रैश साइट के बिल्डिंग के टॉप से, जो रूफ टॉप है, वहाँ से मिल चुका है। AAIB की जो टीम है, एयरपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, और जो गुजरात गवर्नमेंट के करीबन 40 लोग की टीम वहाँ पे देख रही थी। पिछले ही दिन मतलब 13 तारीख को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास 40 उन ऑफिसर्स ने इस एक ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया है। DGC अब इसकी रिकॉर्डिंग्स को एनालिसिस लगातार करेंगे। इसके बाद जो दूसरा ब्लैक बॉक्स है उसकी भी छानबीन लगातार जारी है। एयरक्राफ्ट के फ्रंट पर था वो ब्लैक बॉक्स। बेसिकली होता क्या है, ये एक बहुत ही इस तरह का सवाल है कि मतलब लोग कई बार ऐसा पूछते हैं। कई लोग होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, फिर बाद में वो जाके देखते हैं। आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक डिवाइस है जो फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करता है। ये प्लेन के, चाहे प्लेन क्रैश हो जाए, प्लेन में आग लग जाए, वाटर प्रेशर यानी पानी में अगर प्लेन है, ये सब कुछ झेल लेता है। ये कभी भी इसके ऊपर कोई हार्म नहीं आता। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड वॉरेन ने इसको बनाया गया था, उनके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। और ब्लैक बॉक्स जो है, इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। मेन चीज़ यही है, यहीं पे सारा खेल है। 2 पार्ट इसके होते हैं। पहला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR जिसे कहा जाता है। CVR जो होता है वो पायलट्स की बातों को, कॉकपिट के साउंड को रिकॉर्ड करता रहता है। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR, ये बेसिकली ऐसे 80 से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, जिनको ये करता है, मॉनिटर करता है। लेकिन मेनली उसमें आते हैं एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, हेडिंग की डिटेल्स, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं एक विमान की, वो ये सब सेव करता जाता है। इन्वेस्टिगेशन में अब ये कैसे मदद करेगा ये आप सब समझ चुके होंगे यहाँ तक, लेकिन फिर भी बता दिया जाए। CVR जो है, CVR पायलट की बातचीत और इंजन साउंड्स जो है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो वो वहाँ पे उसको देखा जाएगा कि आखिरी पलों में वहाँ पे क्या हुआ था उस विमान के अंदर, उन 1-2 मिनट के अंदर ही। दूसरी चीज़, FDR जो है वो 80+ पैरामीटर्स जैसे कि एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, पिच, जो अभी हमने आपको बताया, इन सबको ट्रैक करता रहता है। तो ये यहाँ से भी इसको देखा जाएगा कि मेन विमान के साथ में अंत तक, क्रैश होने तक, उस इम्पैक्ट होने तक में हुआ क्या है। नाउ इस डेटा को अभी एनालाइज किया ही जा रहा है, आप सभी जानते हैं। आमतौर पर इसमें 20 दिन से 1 महीने का समय लगता है। काफ़ी सारे पुराने जो केसेस रहे हैं प्लेन क्रैश के, उसमें ये देखा गया है। प्लेन मिसिंग जो रहे हैं उनके अंदर भी कई बार ये देखा जाता है कि अगर ब्लैक बॉक्स कहीं से मिल जाए तो उसके बाद उसकी छानबीन में टाइम लगता है। आमतौर पर करीबन 20 से 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन अब ये ब्लैक बॉक्स ही है दोस्तों, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मेडे कॉल या वार्निंग्स का असली कारण जो है वो बता पाएगा, और यही क्लियर कर पाएगा कि प्लेन टेक ऑफ के बाद आखिर क्रैश क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड बहुत ही भयावह रहा। ये जो 2 दिन रहे हैं, इसमें जितनी चीज़ें देखने को मिली हैं कष्टदायी थी, रुला देने वाली थी। 242 लोग, अपने करीबन 242 तो उस विमान में थे। उसके बाद जो हॉस्टल में, जहाँ पे जो लोग खाना खा रहे थे, मेस में प्लेट्स रखी हुई है, खाना उनमें परोसा गया है, और उसी हालत में वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से वहाँ चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं। कई बच्चे जो डॉक्टर्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स थे, PG वाले मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके तो फैमिलीज़ भी यहाँ पे रहती थी, वाइफ, बच्चे, मेड। और स्थिति इस तरह की है कि देखने के बाद आप सोचते हैं एक दफ़ा कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों होना ज़रूरी था। तो ये एक पूरा बहुत ही भयावह, दर्दनाक प्लेन क्रैश था। और इसके बारे में आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक दिन लगा, लेट हुआ इस वीडियो को लाने में, लेकिन हम पर्सनली चाहते थे कि आपके लिए ये जो वीडियो है इसमें कंबाइंड सारी इन्फॉर्मेशंस को लाया जाए। कोई भी न्यूज़ सेगमेंट वीडियो ना हो कि जस्ट न्यूज़ आई और आपको बता दिया, वो वाली चीज़ ना हो। और दूसरी चीज़, इसमें आप लोग भी लगातार इसकी अपडेट्स देख ही रहे थे। तो खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपके, जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम पर अगर आप हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो वहाँ पे आइए, कनेक्ट करिए। हमारा ग्रुप है वहाँ पे, चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन